एक मिनट रुकिए। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास मोबाइल फोन से ली गई कुछ फुटेज है। चलिए इसे देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड के तट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे कोई भी वैज्ञानिक समझाना नहीं चाहता। एक ड्रोन ने विशालकाय चट्टान के एक हिस्से को एक बंद पत्थर के दरवाजे की तरह हिलते हुए कैद किया। यह कुछ सेकंड के लिए खुला, जिससे चट्टान के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे जांचकर्ताओं ने बाद में बेहद भयावह बताया, जिसका अर्थ है कि इसे किसी ने बनाया था। कोई हमसे बड़ा, कोई हमसे बेहतर। फिर बिना कोई निशान छोड़े दोबारा बंद हो गया। पर्यटकों ने जमीन को कांपते हुए महसूस किया। चीन में ढहते चट्टानी बंकर से लेकर स्कॉटलैंड के छिपे हुए पिरामिड और मायरा की उन कब्रों तक जिनमें हाई हलचल के संकेत मिलते हैं, दुनिया में कई भयानक विसंगतियां मौजूद हैं। आयरलैंड में जो सामने आया है वह अब इस सूची में शामिल हो गया है और यह अब तक का सबसे भयानक मामला हो सकता है। हिलता हुआ चट्टानी दरवाजा। उत्तरी आयरलैंड का तट अपनी चट्टानों और बेसाल्ट स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जांचकर्ताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ड्रोन ने विशालकाय चट्टानी मार्ग पर क्या रिकॉर्ड किया। एक पर्यटक ने ऊपर से इन संरचनाओं को कैद करने के लिए ड्रोन उड़ाया। जैसे ही कैमरा आपस में जुड़े बेसाल्ट स्तंभों के एक ऊंचे हिस्से के पास मंडराया, पत्थर का एक टुकड़ा हिल गया। यह धीरे धीरे नियंत्रित गति से बाहर की ओर खिसका। इसने अपने पीछे एक अंधेरा छेद उजागर कर दिया। जमीन पर मौजूद कई गवाहों ने भी यही हलचल देखी। इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह टुकड़ा वापस अपनी जगह पर आ गया। चट्टान फिर से बंद हो गई। वह पूरी तरह ठोस लग रही थी। जहां छेद था वहां कोई खाली जगह नहीं थी। बेसाल्ट की सतह अछूती लग रही थी, मानो वह कभी हिली ही ना हो। जांच तब और भी गंभीर हो गई जब छिपी हुई गुहा की पहली सोनार जांच, समीक सोनार जांच से ऐसे परिणाम मिले जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बेसाल्ट के दरवाजे के पीछे का कक्ष खाली नहीं था। स्कैन में खोखले स्थान के अंदर कई लंबी सीधी आकृतियां दिखाई दीं। उनकी रूपरेखा संकीर्ण और स्थिर थी। वे देखने में मानव शरीर जैसे लगते थे, लेकिन उनकी लंबाई किसी भी जात, प्राचीन या आधुनिक आबादी से कहीं अधिक थी। आकृतियां एक सीधी रेखा में बिल्कुल समान अंतराल पर खड़ी थीं। यह व्यवस्था जानबूझकर की गई प्रतीत होती थी, मानो ये आकृतियां संयोग से नहीं बनी हों, बल्कि जानबूझकर वहां रखी गई हों। वैज्ञानिकों ने निजी तौर पर स्कैन की समीक्षा करते हुए स्वीकार किया कि यह खोज किसी भी जांच भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाती। एक भूविज्ञानी ने बताया कि बेसाल्ट स्वाभाविक रूप से वस्तुओं के चारों ओर इतनी सीधी स्थिति में तब तक नहीं बनता जब तक कि चट्टान के सख्त होने से पहले वस्तुएं पहले से ही वहां खड़ी न हों। एक अन्य विशेषज्ञ ने बताया कि कक्ष के आंतरिक भाग में तीव्र शीतलन के संकेत मिले। इसका मतलब यह था कि उस स्थान के अंदर मौजूद आकृतियां हजारों साल पहले किसी अचानक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान फंस गई होंगी। एक भीषण विस्फोट ने भूमिगत गुफाओं से अत्यधिक गर्म पदार्थ को बाहर निकाल दिया होगा। उस समय कक्ष के अंदर खड़ा कोई भी व्यक्ति पिघले हुए बेसाल्ट के ठंडा होकर जमने पर अंदर ही बंद हो गया होगा। आकृतियों की मुद्रा इस विचार का समर्थन करती है। वे सीधे खड़े थे, न तो गिरे हुए थे और न ही लेटे हुए थे, जिससे पता चलता है कि वे बिना किसी चेतावनी के फंस गए थे। जब कक्ष के पास लगाए गए सेंसरों ने चट्टान की दीवार के पीछे हल्की कंपन का पता लगाया, तो भय और बढ़ गया। यह हलचल पत्थर के भीतर एक धीमी, दोहराव वाली प्रक्रिया के रूप में हुई। शोधकर्ताओं का मानना था कि यह कंपन सीलबंद गुहा के अंदर दबाव में बदलाव के कारण उत्पन्न हुई थी, लेकिन कुछ ने यह भी माना कि इसका संबंध अंदर मौजूद आकृतियों से हो सकता है। अधिकारियों ने सोनार छवियों को जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुल के अंदर मानव जैसी आकृतियों के बारे में सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बेसाल्ट का द्वार एक प्राकृतिक भ्रम था और जोर देकर कहा कि वहां कोई आंतरिक कक्ष मौजूद नहीं था। साथ ही उन्होंने चुपचाप उस हिस्से तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी जहां वाहिएमो व खुला हुआ हिस्सा दिखाई दिया था। स्थल की निगरानी जारी रखने वाले वैज्ञानिक चिंतित रहे। ब्रिटेन का गुप्त पिरामिड।
लोग मिस्र में पिरामिड देखने की उम्मीद करते हैं, वे मैक्सिको में भी देखते हैं, लेकिन किसी को भी स्कॉटिश हाईलैंड्स की गहराई में छिपा हुआ पिरामिड मिलने की उम्मीद नहीं होती। फिर भी एक अंतहीन जंगल के बीचों बीच ग्रेनाइट का एक पिरामिड खड़ा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके अस्तित्व के बारे में लगभग किसी को पता ही नहीं है। महारानी विक्टोरिया ने अपने पति प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद 1861 में इस पिरामिड का निर्माण करवाया था। उनका शोक गहरा था और इसका असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ने लगा था। इतिहासकार अक्सर अल्बर्ट की मृत्यु के बाद विक्टोरिया के मानसिक पतन की बात करते हैं। वे सुबह की कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाओं के प्रति आसक्त हो गईं जो उनके समय के हिसाब से भी असामान्य रूप से गहन थीं। उन्होंने जीवन भर काले वस्त्र पहने। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे अल्बर्ट के सामान को न छुएं। उन्होंने महल के वातावरण को स्थायी शोक की स्थिति में डाल दिया। जब कोई व्यक्ति इस हद तक जुनूनी हो जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वे इस पिरामिड से केवल स्मृति से अधिक कुछ चाहती थीं। यही कारण है कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस संरचना में स्मारक से कहीं अधिक गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। यह मृत्यु के प्रति उनके उस गहरे आकर्षण को प्रतिबिंबित कर सकती है जिसके बारे में उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। यह पिरामिड 41 फीट ऊंचा है और आकार में एकदम सही है। यह बालमोरल एस्टेट के भीतर एक पहाड़ी पर अकेला स्थित है। इसके चारों ओर 10 अन्य पत्थर के स्तंभ हैं। कैरेंस मानव निर्मित पत्थर के चिन्ह होते हैं। ये आमतौर पर क्षेत्र या समाधि स्थलों को चिह्नित करते हैं। विचित्र बात यह है कि पिरामिड के आसपास के कैरेंस एक ऐसे पैटर्न का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं जिसका उल्लेख किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। पुराने नक्शों का अध्ययन करने वाले कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि वर्ष के कुछ निश्चित समयों में कैरेंस सूर्योदय के साथ संरेखित हो जाते हैं। इस प्रकार का संरेखण अक्सर प्राचीन अनुष्ठान स्थलों में दिखाई देता है। यह साधारण विक्टोरियन स्मारकों में शायद ही कभी दिखाई देता है। इस पैटर्न की व्याख्या किसी भी शाही दस्तावेज में न होने से यह और भी संदिग्ध हो जाता है। पिरामिड का स्थान इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। वहां तक सीधे जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। आपको घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ जमीन तिंडी बग या आबड़ जमीन से होकर गुजरना होगा। कई आगंतुकों का कहना है कि गर्म मौसम में भी पिरामिड के आसपास का इलाका बेहद ठंडा रहता है। कुछ पर्वतारोहियों ने दावा किया है कि संरचना के शीर्ष के पास उनके कंपास गोल गोल घूमने लगे थे। प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों के आसपास दिशा सूचक यंत्र का काम करना बंद हो सकता है। इसी कारण कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि पिरामिड में कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है जो चुंबकीय मापों के साथ परस्पर क्रिया करता हो। किसी भी आधिकारिक जांचकर्ता ने इन रिपोर्टों की व्याख्या नहीं की है। ये अभी तक अप्रमाणित हैं, लेकिन बनी हुई हैं। कहानी का एक और चौंकाने वाला पहलू आयरलैंड से आता है। समुद्र पार जॉर्ज कैनिंग नाम के एक व्यक्ति ने 1800 के दशक में अपना खुद का पिरामिड बनवाया था। वह मिस्र गए और पत्थर के पिरामिड में दफन होने की इच्छा लेकर लौटे। उन्होंने अपनी कब्र पहले से ही तैयार कर ली थी। फिर भी जब उनकी मृत्यु निकट आई तो उन्होंने उसमें दफन होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहीं और दफन होने की इच्छा जताई। उनके इस अचानक डर का कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया। इससे स्थानीय स्तर पर यह अफवाह फैल गई कि उसने पिरामिड के अंदर कुछ ऐसा देखा जिससे वह बहुत डर गया। लोग आज भी कहते हैं कि पूरी तरह खाली होने के बावजूद भी उसमें किसी के होने का आभास होता है। 150 से अधिक वर्षों के कठोर मौसम के बाद भी स्कॉटिश पिरामिड उत्तम स्थिति में है। ग्रेनाइट आमतौर पर लगातार बारिश और ठंड के कारण घिस जाता है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं, नमी मर जाती हैं। हाईलैंड्स अत्यधिक नमी के लिए जाने जाते हैं, फिर भी पिरामिड में लगभग कोई टूट फूट नहीं दिखती। इसका अध्ययन करने वाले भूवैज्ञानिकों का कहना है कि पत्थर असाधारण रूप से प्रतिरोधी प्रतीत होता है। कुछ लोगों का मानना है कि विशेष सीलेंट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि निर्माण विधियां
विक्टोरियन काल की सामान्य चिनाई विधियों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थीं। इनमें से कोई भी सिद्धांत सिद्ध नहीं हुआ है। बालमोरल पिरामिड बिना किसी मार्गदर्शक चिन्ह या चेतावनी के खामोशी से खड़ा है। यह एक भुला हुआ स्मारक जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता। कई आगंतुकों का कहना है कि खड़े होने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इसके पास ही स्थित महारानी विक्टोरिया ने शोक में डूबे हुए इसका निर्माण करवाया था। इस संरचना से उनकी क्या अपेक्षा थी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, और यही अनिश्चितता इसे एक भयावह स्थल चिह्न बनाती है। मायरा नेक्रोपोलिस। मायरा की चट्टानें जब आप उनके नीचे खड़े होते हैं तो शांत नहीं दिखती। ये पत्थर की नुकीली दीवारों की तरह ऊपर उठती हैं, और इन दीवारों के हर हिस्से में खिड़कियों जैसी दरारें हैं। पहली नजर में ये किसी वीरान गांव के टुकड़े जैसी लगती हैं, लेकिन ये घर नहीं है। ये प्राचीन लियांग कुलीनों द्वारा पहाड़ में तराशी गई कब्रें हैं, जो मृत्यु के बाद भी विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहते थे। ये चट्टान काटकर बनाई गई कब्रें जमीन से काफी ऊपर स्थित हैं, और इन्हें बनाने में लगी मेहनत से पता चलता है कि ये परिवार कितने शक्तिशाली थे। वे ऐसे शाश्वत घर चाहते थे जो नक्काशीदार बालकनियों, स्तंभों, सजी हुई दीवारों और चित्रित कक्षों वाले असली घरों जैसे दिखते हों। इन संरचनाओं का निर्माण करने वाले लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक उचित निवास की आवश्यकता होती है। उन्होंने मृतकों के लिए चट्टानों पर पूरे मोहल्ले बना दिए। इस स्थल का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा शेर की कब्र के नाम से जानी जाने वाली संरचना है। इसमें कक्ष के अंदर 11 पत्थर की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां जीवन के आकार की हैं, और इन्हें सावधानीपूर्वक स्थापित किया गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये मूर्तियां वहां दफन व्यक्ति के परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी आंखें ताबूत की ओर मुख किए हुए तराशी गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हें रक्षक के रूप में बनाया गया था, लेकिन कुछ अन्य मत भी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्तियां उन सेवकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें मकबरे के मालिक के साथ परलोक तक जाने के लिए बलिदान किया गया था। यह मान्यता इन मूर्तियों के कब्रगाह की ओर घूरने के असामान्य तरीके से उत्पन्न होती है। उनकी स्थिर निगाहें पूरे स्थान को भारी और बेचैन कर देने वाला बना देती हैं। कब्रिस्तान के भीतर गहराई में कई कब्रों में ऐसे निशान हैं जो और भी अधिक भय उत्पन्न करते हैं। कुछ कक्षों के प्रवेश द्वारों पर ऐसे संकेत मिलते हैं कि उन्हें अंदर से बंद कर दिया गया था। यह एक दुर्लभ और भयावह तथ्य है, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझा सकता कि एक बंद मकबरे के अंदर कोई व्यक्ति बाहर निकलने की कोशिश क्यों करेगा। सदियों से बंद दीवारों और कक्षों पर जलने के निशान भी हैं। ये निशान बताते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर आग जलाई गई थी। हवा की आपूर्ति न होने के कारण मकबरे के अंदर आग जलाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं को आशंका है कि ये निशान भागने के हताश प्रयासों या कब्रों की लूटपाट की असफल कोशिशों का संकेत हो सकते हैं, जिनका अंत त्रासदी में हुआ। निकोलस का गिरजाघर सीधे कब्रिस्तान के नीचे स्थित है। इसका अर्थ है कि प्राचीन कब्रों के विशाल मैदान के नीचे ईसाई पूजा अर्चना होती थी। यह विचार कि लोग प्रार्थना करते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे, जबकि उनके ऊपर पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ था, इस स्थल के भयावह पहलू को और भी गहरा बना देता है। कई मकबरों के पास विकिरण का स्तर प्राकृतिक चट्टानों के लिए अपेक्षित स्तर से अधिक है। इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे यह कब्रिस्तान और भी रहस्यमय बन गया है। यह गलत संत का मकबरा है। वेनिस में सेंट मार्क बेसिलिका के अंदर आगंतुक संगमरमर के फर्श पर चलते हैं और उनके ऊपर मौजूद सुनहरे मोज़ाइक की प्रशंसा करते हैं। वे शायद ही कभी मुख्य वेदी के नीचे पड़े शव के बारे में सोचते हैं। उन्हें बताया जाता है कि यह संत मार्क इंजीलवादी का शव है। चर्च सदियों से इस दावे को दोहराता आ रहा है। चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि यह शव शायद संत मार्क का नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है
कि यह प्राचीन विश्व के सबसे प्रसिद्ध विजेता सिकंदर महान का शव हो सकता है। प्रारंभिक ईसाई वृत्तांतों में माना जाता है कि संत मार्क के अवशेषों को जला दिया गया था। यदि यह सच है तो उनका कोई पूर्ण कंकाल मौजूद नहीं होना चाहिए। सिकंदर का शरीर सैकड़ों वर्षों तक अलेक्जेंड्रिया में प्रदर्शित रहने के बाद 4वीं शताब्दी में गायब हो गया। पीढ़ियों तक लोग उनकी समाधि पर दर्शन करने आते रहे। फिर अशांति के दौर में वह मकबरा गायब हो गया। लगभग उसी समय संत मार्क की मानी जाने वाली एक मम्मी अचानक अलेक्जेंड्रिया में प्रकट हुई। इस घटना के समय को लेकर कई शोधकर्ताओं में संदेह पैदा हो गया है। कहानी तब और भी पेचीदा हो जाती है जब इसमें वेनिस वासियों का प्रवेश होता है। 828 ईस्वी में वेनिस के व्यापारियों ने अलेक्जेंड्रिया से शव चुरा लिया। उन्होंने शव को लपेटकर सुअर के मांस के नीचे छिपाकर सीमा शुल्क से तस्करी कर ली। उनका मानना था कि मुस्लिम निरीक्षक सुअर के मांस को छूने से बचेंगे। शव वेनिस पहुंचा और उसे बेसिलिका में रखा गया, जहां वह आज भी मौजूद है। ऑक्सफोर्ड के विद्वान इस सिद्धांत को रोचक लेकिन असंभावित मानते हैं। कैम्ब्रिज के कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह विचार पूरी तरह से तर्कसंगत है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि 4वीं शताब्दी के बाद सिकंदर का शव कहां गया। कुछ जीवनीकारों का कहना है कि अवशेषों की जांच से सिकंदर की मृत्यु का वास्तविक कारण पता चल सकता है। यदि यह सच है कि सिकंदर की कब्र को बाद में मार्क की कब्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो यह शहर के मूर्ति पूजक संरक्षक की जगह ईसाई संरक्षक की कब्र का मात्र एक पुनरुपयोग होगा और इस लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न का उत्तर देगा कि क्या उसे जहर दिया गया था या उसकी मृत्यु प्राकृतिक बीमारी से हुई थी। चर्च की चुप्पी के पीछे कुछ और भी गंभीर चिंताएं हैं। यदि हड्डियां सिकंदर की हैं, तो बेसिलिका 1000 से अधिक वर्षों से एक मूर्ति पूजक युद्ध नेता का सम्मान कर रही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि शव असामान्य रूप से अच्छी तरह संरक्षित प्रतीत होता है, जो ईसाई दफन की बजाय मिस्र में ममीकरण का संकेत देता है। यह विवरण अवशेषों की पहचान को और भी संदिग्ध बना देता है। चर्च के अधिकारियों ने डीएनए परीक्षण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। उनके इस इनकार ने इस आशंका को और बल दिया है कि सच्चाई सामने आने से धार्मिक परंपरा को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ इतिहासकारों को डर है कि इतनी पुरानी मम्मी को छेड़ने से सदियों से दबे हुए प्राचीन रोगाणु बाहर निकल सकते हैं। बहस जारी है और शव दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गिरजाघरों में से एक लुप्त गुफा सभ्यता के नीचे अछूता पड़ा है। 2023 में गुरेरो के पहाड़ों की गहराई में 2 खोजकर्ता एक गुफा कक्ष में दाखिल हुए जिसे सदियों से किसी ने छुआ नहीं था। उन्हें साधारण चट्टानी संरचनाओं की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें मानव हाथों द्वारा पुनर्निर्मित शिलाशिमों के ऊपर 14 कलाकृतियां मिलीं। वस्तुएं बिखरी हुई नहीं थीं, उन्हें अत्यंत सावधानी से रखा गया था, जिसका अर्थ है कि कक्ष का उपयोग अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये कलाकृतियां एक ऐसी अज्ञात संस्कृति से संबंधित हैं जिसका वर्णन करने में विशेषज्ञों को भी कठिनाई हुई। माना जाता है कि यह समूह ट्लाकोटियोआ सभ्यता से संबंधित है, हालांकि पुराने अभिलेखों में एक अलग नाम का प्रयोग किया गया है। यह नाम केवल कुछ औपनिवेशिक लेखों में ही मिलता है, जो दर्शाता है कि यह संस्कृति कितनी पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। गुफा के अंदर खोजकर्ताओं को मानव चेहरों की नक्काशी वाले शंख के कंगन मिले। उन्हें पत्थर से बनी चिकनी काली डिस्क भी मिली। डिस्क को इतना पॉलिश किया गया था कि वे परावर्तक बन गईं। इन वस्तुओं को स्टैगमाइट्स के चारों ओर इस तरह रखा गया था जिससे किसी अनुष्ठानिक महत्व का संकेत मिलता है। स्टेलाग्माइट्स को हाथ से चिकना किया गया था, जिसका अर्थ है कि किसी ने पत्थर के औजारों से उन्हें आकार देने में घंटों बिताए थे। यह विवरण दर्शाता है कि गुफा कोई आकस्मिक छिपने की जगह नहीं थी। यह एक नियंत्रित और पवित्र वातावरण था। मेसोअमेरिकी संस्कृतियों का मानना था कि गुफाएं पाताल लोक का प्रवेश द्वार हैं।
वे इन गुफाओं में अनुष्ठान करते थे क्योंकि उनका मानना था कि गुफा की दीवारें जीवित जगत को आत्माओं के लोक से जोड़ती हैं। परावर्तक डिस्क का उपयोग भविष्यवाणियों के लिए किया जाता रहा होगा। भविष्यवाणियां किसी परावर्तक सतह में घूरकर दर्शन प्राप्त करने की क्रिया है। मेसोअमेरिका में कुछ अनुष्ठानिक दर्पणों का उपयोग रक्तपात समारोहों के दौरान किया जाता था। देवताओं को रक्त चढ़ाया जाता था और दर्पण का उपयोग अलौकिक शक्तियों से संपर्क करने के लिए किया जाता था। इस गुफा में मौजूद काली डिस्क का उपयोग भी संभवतः इसी उद्देश्य से किया जाता रहा होगा। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इनमें थोड़ी मात्रा में पाइट या हेमेटाइट मौजूद है। इन दोनों खनिजों का उपयोग प्राचीन अनुष्ठानिक दर्पणों में किया जाता था, जिनके बारे में माना जाता था कि वे आत्माओं को कैद कर सकते हैं। इससे भी अधिक विचित्र तथ्य हैं। गुफाओं में कोई पदचिह्न, कालिख या धुएं की परतें नहीं मिलती जो बार बार आने का संकेत दें। फिर भी वस्तुओं को सावधानीपूर्वक रखा गया था। इसका अर्थ है कि गुफा का उपयोग करने वाले लोग या तो बहुत कम ही प्रवेश करते थे या उनके पास बिना निशान छोड़े आने जाने का कोई तरीका था। कुछ स्टेलैग्माइट्स के ऊपरी भाग के पास छोटे छोटे कट दिखाई देते हैं। ये कट संकेत देते हैं कि गुफा को पोषण देने के लिए उन पर रक्त डाला गया था। यह प्रथा अन्य मेसो अमेरिकन परंपराओं में भी पाई जाती है, जो इस प्रमाण को विश्वसनीय और साथ ही भयावह भी बनाती है। कई पुरातत्वविदों को आशंका है कि यह कक्ष एक बहुत बड़ी प्रणाली का मात्र एक हिस्सा हो सकता है। मैक्सिको अनछुए पहाड़ों और भूमिगत रास्तों से भरा पड़ा है। भूली हुई सभ्यताओं के छिपे हुए गुफा जाल अभी भी धरती के नीचे दबे हो सकते हैं। परित्यक्त मैसोनिक सुरंग। वारसो के एक शांत इलाके के नीचे शोधकर्ताओं ने एक छिपी हुई संरचना का पता लगाया, जिसने तुरंत भय और भ्रम पैदा कर दिया। यह 200 फीट लंबा गलियारा है, जिसकी घुमावदार छत पुराने पत्थरों से बनी है। यह एक पूर्व महल के परिसर के नीचे स्थित है। पहले इतिहासकारों का मानना था कि यह 17वीं शताब्दी में निर्मित एक साधारण जल संग्रह कक्ष था। जल संग्रह कक्ष वर्षा जल एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक भंडारण कक्ष होता है। इसका आकार और बनावट इस व्याख्या का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, लेकिन यह स्थिति तब बदल गई जब पुरातत्वविदों ने दीवारों में खुदी हुई खाइयों को देखा। गलियारे के साथ साथ पंक्तियों में 40 खाइयां बनी हुई हैं। ये खाइयां भूमिगत कब्रों में पाए जाने वाले दफन स्थलों के समान दिखती हैं। भूमिगत कब्रें शवों को रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमिगत जगहें होती हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हर जगह खाली है। न हड्डियां, न टुकड़े, न किसी भी प्रकार का कोई अवशेष। इससे शोधकर्ताओं में गंभीर चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि खाली जगहें आमतौर पर 2 बातों का संकेत देती हैं। या तो शवों को हटा दिया गया था, या शव इस तरह घुल गए या सड़ गए कि उनका कोई अवशेष नहीं बचा। पत्थर की कब्रों में दूसरी संभावना बेहद दुर्लभ है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी में इस गलियारे पर एक फ्रीमेसन सदस्य का कब्जा हो गया था। फ्रीमेसन सदस्य अक्सर निजी बैठकों के लिए भूमिगत कमरों का उपयोग करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन गुप्त स्थानों का उपयोग दीक्षा अनुष्ठानों में किया जाता रहा होगा। अन्य देशों में भी ऐसे लिखित विवरण मिलते हैं जिनमें सदस्यों को प्रतीकात्मक परीक्षणों के हिस्से के रूप में अंधेरे कक्षों में रखा जाता था। एक फ्रीमेसन सुरंग के अंदर खाली कब्रनुमा स्थानों की उपस्थिति से यह सवाल उठता है कि वास्तव में वहां क्या हुआ होगा। गलियारे के अंदर की ध्वनि भी चिंताजनक है। कुछ शोधकर्ताओं ने सुरंग में एक धीमी कंपन वाली गूंज की सूचना दी है। हवा के न चलने पर भी यह ध्वनि बनी रहती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से सिरदर्द और हल्के मतिभ्रम हो सकते हैं। कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं और वैज्ञानिक कंपन के प्राकृतिक स्रोत का पता नहीं लगा पाए हैं। इससे पहले से ही भयावह दृश्य में भय की एक और परत जुड़ जाती है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इस सुरंग का इस्तेमाल बम से बचाव के लिए किया जाता था, लेकिन युद्धकालीन दस्तावेजों में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह असामान्य है क्योंकि आमतौर पर बड़े आश्रयों का रिकॉर्ड रखा जाता था। किसी भी संदर्भ के अभाव से यह संदेह पैदा हुआ है कि सुरंग को जानबूझकर आधिकारिक सूचियों से बाहर रखा गया था। यह गलियारा बिल्कुल सीधा है, जो 17वीं शताब्दी की संरचनाओं के लिए असामान्य है। इससे कुछ विशेषज्ञों ने इसके पहले के निर्माण की संभावना पर विचार किया है। इस सुरंग का असली उद्देश्य अभी भी अज्ञात है और शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जांच जारी रहने तक इसका प्रवेश द्वार सील कर दिया गया है। मैमथ गुफा की ममी। केंटकी में स्थित मैमथ गुफा पृथ्वी के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। यह 360 मील से अधिक लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी ज्ञात गुफा प्रणाली है। गुफा के गहरे हिस्से अभी तक अनछुए हैं क्योंकि वहां के रास्ते संकरे, अस्थिर और खतरनाक हवा से भरे हुए हैं। गलत जगह पर प्रवेश करने वाले लोग दिशा भ्रमित होकर फंस सकते हैं। हजारों वर्षों से मनुष्य इस गुफा का उपयोग आश्रय, या आश्रय, संसाधन जुटाने और दफनाने के लिए करते आ रहे हैं। इस लंबे और जटिल इतिहास ने गुफा के कुछ हिस्सों को प्राकृतिक मकबरे में बदल दिया है। पुरातत्वविदों ने इस प्रणाली के अंदर ममीकृत शव पाए हैं। शुष्क और स्थिर परिस्थितियां अवशेषों को इस तरह संरक्षित करती हैं कि यह लगभग जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। कुछ मम्मी कई हजार साल पुरानी है। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज 2 टन के पत्थर से कुचला हुआ शरीर था। मम्मी की मुद्रा से पता चलता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था या जमीन की ओर झुका हुआ था। इससे यह सिद्धांत सामने आया है कि व्यक्ति शायद कोई अनुष्ठान कर रहा था या किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था जिसे वर्जित माना जाता था। यह चट्टान यूं ही अनायास नहीं गिरी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी गहरे कक्ष तक पहुंचने के प्रयास के दौरान गिरी है। गुफा में मिली अन्य मम्मियों में असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ शव शांतिपूर्वक पड़े हैं, जिनमें संघर्ष या घबराहट का कोई सबूत नहीं है। उनके हाथ मुड़े हुए हैं या बगल में रखे हैं। इससे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये लोग स्वेच्छा से गुफा में मरने के लिए गए होंगे। कई प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में अनुष्ठानिक मृत्यु या स्वैच्छिक दफन की प्रथा पाई जाती है और मैमथ गुफा में इस प्रथा के प्रमाण मिल सकते हैं। गुफा के बारे में मूल अमेरिकी मौखिक परंपराएं और भी भयावह हैं। कुछ बुजुर्गों ने धरती के नीचे रहने वाली बुरी आत्माओं के बारे में बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि मृत आत्माएं सुरंगों के अंदर घूमती हैं और कुछ कक्षों में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि ये विवरण वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं, लेकिन ये उस भय की भावना से मेल खाते हैं जिसका वर्णन कई खोजकर्ताओं ने किया है। गुफा के गहरे हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत अधिक है। यहां की हवा से लोगों को चक्कर या भ्रम हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में धातु जैसी प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है, जिसकी भूवैज्ञानिक पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए हैं। ये प्रतिध्वनियां दूर से आती आवाजों या धीमी हलचल जैसी लगती हैं। कई खोजकर्ताओं ने अकेले होने पर फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनने की सूचना दी है। इसका कोई भौतिक स्रोत अभी तक नहीं मिला है। मैमथ गुफा में हर नई खोज से संकेत मिलता है कि यह प्रणाली अभी भी खतरनाक और रहस्यमय राज्य छुपाए हुए है। कछुओं का कब्रिस्तान। साइपेडन द्वीप के चमकीले नीले पानी की गहराई में एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर गोताखोर जाने से कतराते हैं। इसे कछुआ गुफा के नाम से जाना जाता है। बाहर से देखने पर यह शांत लगती है, लेकिन अंदर जाकर यह संकरे रास्तों और घोर अंधेरे से भरा एक जानलेवा भूल भुलैया बन जाती है। इसका प्रवेश द्वार 65 फीट पानी के नीचे है। एक बार अंदर जाने पर गुफा लगभग 2000 फीट नीचे घुमावदार कक्षों में उतरती है, जिनमें प्रवेश करना आसान है लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव है। इन रास्तों के अंदर दर्जनों कछुओं के कंकाल पड़े हैं,
उनके खोल पथरीली जमीन पर टिके हैं और उनकी खोपड़ियां अंधेरे में घूर रही हैं। यह दृश्य इतना भयावह है कि अनुभवी गोताखोरों को भी इसका वर्णन करने में कठिनाई होती है। इस गुफा की खोज सबसे पहले जैक कोस्टो और उनकी टीम ने एक वृत्तचित्र अभियान के दौरान की थी। उन्हें हड्डियों के ढेर मिले और उनका मानना था कि पुराने कछुए वहां मरने के लिए तैर कर आते थे। इस व्याख्या ने इस जगह को एक शांतिपूर्ण अर्थ दिया। वर्षों बाद एक फोटोग्राफर ने गुफा को फिर से खोजा और एक भयावह सच्चाई का खुलासा किया। कछुए मृत्यु को नहीं चुनते, वे भूल भुलैया में अपना रास्ता भटक जाते हैं। एक बार गलत मोड़ लेने पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। वे घबराकर तब तक तैरते रहते हैं जब तक उनकी सांसें रुक न जाएं। अंधेरे में उनका दम घुट जाता है। हालांकि कुछ कंकालों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो साधारण डूबने से हुई मौत से पूरी तरह मेल नहीं खाते। कई खोलों में दरारें हैं जो हिंसक छटपटाहट या अचानक प्रभाव का संकेत देती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कछुए ने गुफा की दीवारों से बचने की हताश कोशिश में टक्कर मारी थी। कुछ गोताखोरों ने गुफा के अंदरूनी हिस्से में बड़े शिकारी जीवों की मौजूदगी की संभावना जताई है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। खोपड़ियों की दिशा से एक बेहद परेशान करने वाला अवलोकन सामने आता है। कई कछुओं की खोपड़ियां एक ही दिशा में मुड़ी हुई हैं। गोताखोरों का मानना है कि ये जानवर प्रवेश द्वार से छनकर आने वाली हल्की रोशनी की ओर मुड़ जाते हैं। वे इसकी ओर तैरने की कोशिश करते हुए मर गए। खोपड़ियों की एक समान दिशा गुफा को भयावह और अस्वाभाविक रूप देती है। गुफा के अंदर किए गए पानी के भीतर ध्वनि रिकॉर्डिंग में धीमी कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। ध्वनिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये आवाजें दबाव में बदलाव और पानी की हलचल से उत्पन्न होती हैं। लेकिन आवाजों की तीव्रता ने कई गोताखोरों को डरा दिया है। ये आवाजें दूर से आती रोने की आवाजों जैसी लगती हैं। कुछ कछुओं के कंकालों के अंग गायब हैं। यहां काटने के निशान या जानवरों द्वारा नोचे जाने के संकेत नहीं है, जिससे अंगों के गायब होने की व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। कुछ गोताखोर दबी आवाज में कहते हैं कि पास के रास्तों में मानव अवशेष मिले हैं। इन दावों की कभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये उस गुफा में डर का एक और स्तर जोड़ देते हैं जो पहले से ही मौत के लिए जानी जाती है। गुप्त सेल्टिक कक्ष। जर्मनी में पुरातत्वविदों ने एक अप्रत्याशित खोज की जब उन्होंने एक दफन टीले का पता लगाया जिसमें भारी मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक लकड़ी का कक्ष था। यह कक्ष 2600 वर्ष से अधिक पुराना है। फिर भी इसकी ओक की दीवारें और छत लगभग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस संरचना के इतने अच्छी तरह संरक्षित होने से पूरी टीम आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि इस काल की लकड़ी आमतौर पर फूट जाती है या सड़कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कक्ष के चारों ओर की मिट्टी ने कम ऑक्सीजन वाला वातावरण बनाया, जिससे क्षय की प्रक्रिया धीमी हो गई। जब शोधकर्ताओं ने कक्ष खोला तो उन्हें पता चला कि उन्हें एक दुर्लभ और अछूती सेल्टिक संरचना मिली है। कक्ष के अंदर 3 व्यक्तियों के अवशेष मिले। पहला व्यक्ति 15 से 20 वर्ष की आयु का एक युवक था। दूसरा शव 25 से 35 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति का था, जिसने रॉक क्रिस्टल का ताबीज पहन रखा था। तीसरा शव एक अलग पात्र में दाह संस्कार के बाद प्राप्त हुआ था। कक्ष में बिखरी हुई पीतल की कीलें कभी रथ की थीं। रथ की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि यह एक उच्च कोटि का अंत्येष्टि समारोह था। रथ धनवान या शक्तिशाली लोगों के लिए आरक्षित होते थे। इन्हें कब्रों में प्रतिष्ठा और परलोक में यात्रा का प्रतीक माना जाता था। यह खोज तब चिंताजनक हो गई जब पुरातत्वविदों ने देखा कि छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था। कब्र लुटेरों ने बड़ी सटीकता से ऊपर से सुरंग खोदी थी। उनकी सुरंग सीधे कक्ष में जाती थी और खुदाई में लगभग कोई समय बर्बाद नहीं हुआ था। प्राचीन चोरों के लिए, जिनके पास आधुनिक औजार नहीं थे, इस स्तर की सटीकता असामान्य है।
इस विवरण से संदेह पैदा होता है कि लुटेरों को कक्ष में प्रवेश करने से पहले उसकी सटीक बनावट का पता था। यह कोई नहीं जानता कि उन्हें यह जानकारी कैसे मिली। कंकालों की स्थिति ने भी चिंताएं बढ़ा दी। युवक की हड्डियां जिस तरह से व्यवस्थित थीं, वह सामान्य सेल्टिक दफन पद्धति से पूरी तरह मेल नहीं खाती थीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उसकी स्थिति किसी अनुष्ठानिक हत्या या बलि का संकेत हो सकती है। ताबीज वाला व्यक्ति अलग पड़ा है और क्रिस्टल वस्तु ने और भी विवाद खड़ा कर दिया है। सेल्टिक संस्कृतियों में भविष्यवाणियों के लिए क्रिस्टल का उपयोग किया जाता था। उनका मानना था कि कुछ पत्थर मृत्यु के बाद आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। इससे कुछ इतिहासकारों को यह संदेह होने लगा है कि क्या ताबीज का उपयोग मार्गदर्शन या आत्मा को नियंत्रित करने से संबंधित किसी अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। कक्ष के अंदर से लिए गए मिट्टी के नमूनों में ऐसे कार्बनिक यौगिक पाए गए जो प्राकृतिक क्षय से मेल नहीं खाते। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि कक्ष में जानबूझकर रखी गई वस्तुओं के कारण अपघटन की प्रक्रिया में बदलाव आया हो सकता है। कुछ पुरातत्वविदों का दबी आवाज में कहना है कि लकड़ी जरूरत से ज्यादा अच्छी तरह संरक्षित प्रतीत होती है। कुछ का मानना है कि इस कक्ष को संरक्षित करने के लिए रसायनों या पौधों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया था, जिसका तरीका अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।